नमस्कार साथियों, आरपीएससी आईएन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अब है मुख्य परीक्षा की बारी। अब मुख्य परीक्षा की श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे आईएन पेपर प्रथम सामान्य हिंदी के बारे में। जैसा कि पहले 2013 में ये एग्जाम हुआ था, उस टाइम जो पेपर पैटर्न था उसके बाद 2018 में हुआ और अब 2024-25 में इन पेपर पैटर्न में पेपर सिलेबस में भी थोड़ा सा मामूली बदलाव हुआ और 24 वाले में तो हिंदी के सिलेबस में काफ़ी बदलाव देखने को मिला कंपोजिशन भाग के स्तर पर और एक टॉपिक ग्राउंड भाग के स्तर पर, जबकि 13 से 18 के जो पेपर पैटर्न थे वो लगभग सेम कह सकते हैं अपन। और सबसे स्कोरिंग पेपर है क्योंकि इस पेपर की उपयोगिता इंपॉर्टेंस इतनी है कि इस पेपर में अगर आप पासिंग मार्क्स लाओगे उसके बाद ही आपके रिमेनिंग पेपर्स चेक किए जाएंगे। और 200 मार्क्स के पेपर्स होते हैं जिसमें एक सोशल इंजीनियरिंग वाला होता है, एक ये वाला पेपर है। तो आज हम डिस्कस करते हैं आरपीएससी आईएन के बारे में और इसका पूरा विवरण अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें कहना चाहूंगा आपको, ये पेपर आपका जो 200 मार्क्स का है, इसका जो डिवाइडेशन रहता है, ग्रामर जो पार्ट आपका व्याकरण है वो 30 है और ये कंपोजिशन भाग 70 है। जबकि सेम आरएएस का पैटर्न और ये पैटर्न फिलहाल जब भी जो चल रहे हैं, क्योंकि 13 का जो आईएन था 18 का आईएन था आरएएस से डिफरेंट था, लेकिन आरपीएससी आयोग द्वारा कुछ समय पहले ही इन पेपर्स पैटर्न में बदलाव किया है। अभी फिलहाल आरएएस का पैटर्न और ये एकदम सेम है। नंबर्स जो मार्क्स है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है क्योंकि आरएएस में 120 मार्क्स का होता है जिसमें आपका 50 नंबर का आपका व्याकरण पार्ट और 70 नंबर का कंपोजिशन। आरपीएससी द्वारा आईएन में 70 जो कंपोजिशन पार्ट है उसको यथावत रखा है, बिल्कुल यथावत रखा है, एक बिंदी भी इधर से उधर नहीं है। जबकि ये जो 50 मार्क्स का है इसके सिलेबस में एकदम सेम है। टोटल इसमें 12 के लगभग टॉपिक हैं आपके, ठीक है, लेकिन इसमें जो मार्क्स है इस मार्क्स को रिड्यूस कर दिया है। इस मार्क्स को आरएएस में जो 50 का होता है यहाँ इसमें ओनली 30 का हुआ है। इसलिए आपको पढ़ने के लिहाज से पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इसके लिए तो पेपर पैटर्न ना हल्का रहेगा, क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे, आरएएस का लेवल नहीं रहेगा। ये भी जो जॉब है 5400 पे ग्रेड की है, आरएएस के एसडीएम के समकक्ष है, पेपर पैटर्न उसके लेवल का ही आएगा क्योंकि पेपर को ही आरपीएससी द्वारा सेम रखने का उद्देश्य यही है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं ताकि अच्छा एक कंपटीशन आप सभी लोगों के माध्यम से हो सके। अब मैं सिलेबस की बात करता हूं सबसे पहले यहां पे। तो ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पार्ट है 30 मार्क्स का और ये है आपका 50 मार्क्स का। इसमें मेजर रूप से संक्षिप्तकरण 10 मार्क्स का रहता है जिसमें आपके टाइटल पूछता है और 1/3 में आपको संक्षेपण करने को कहता है। और 2 क्वेश्चन भी होते हैं जो इस अवतरण पर आधारित होते हैं जो कि आरएएस में नहीं होते। आरएएस में सीधा टाइटल होता है, टाइटल 2 मार्क्स का होता है और कंटेंट को लिखने को बोलता है 1/3 में, वो 8 मार्क्स का होता है। लेकिन जनरली यहाँ पे थोड़ा सा भिन्नता है, यहाँ 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इससे फायदा ये रहता है कि आप अगर 2 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, टाइटल लिख देते हो, तो आपको 1/3 अगर नहीं भी अटेम्प्ट करते हो फिर भी यहाँ मार्क्स मिलते हैं। और तीनों पेपर तीनों जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट करते हो तो अच्छे मार्क्स इस पार्ट में लाए जा सकते हैं। पल्लवन के संदर्भ में आरपीएससी में ये होता है एक ही क्वेश्चन आता है, वही अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन आपके जो आरपीएससी आईएन वाले में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक चूज करना पड़ता है, उसमें से आपको। अब इसका जो जहाँ शब्द सीमा है जो आपके आरपीएससी आईएन में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अमूमन ये होता है जब 2013 में ये हुआ था तब आपका यहाँ 150 शब्द कुछ था, लेकिन जब उसके बाद जब ये 18 में हुआ है, जब यहाँ केवल 7 पंक्ति स्पेस दिया गया था, इस व्याप से जितना स्पेस दिया जाएगा उतने आप लिखोगे, तो स्पेस इसमें था। वर्ड सीमा कुछ यहाँ लिखी हुई नहीं है पल्लवन के संदर्भ में। अब आते हैं पत्र और प्रारूप लेखन। देखो इसमें भी 4 चीजें हैं, इसमें भी 4 हैं। पहला वाला जो पत्र लेखन है उसमें कार्यालय आदेश आता है, आपका कार्यालय पत्र आता है, आपका अनुस्मारक आता है, अर्थशास्त्रीय पत्र आता है। ये है पत्र लेखन के पार्ट। इन 4 में से पहले तो पैटर्न ये था कि आपके 2 आते थे, 2 में से 1 करना था, लेकिन आरएएस में 1 पूछा जाता है और अमूमन ये देखने को मिल सकता है आईएन का अब जब पेपर आए तो आपको इन 4 में से सिर्फ 1 ही लिखने को दिया जाए और वही आपको लिखना पड़ेगा।
बाकी ये है संभावना है कि आपको जैसे पहले पैटर्न पे पूछे गए हैं 13 में 18 में कि 2 पूछे गए थे, उनमें से 1 करना था। अब देखने वाली बात होगी कि 2 देते हैं या 1 देते हैं, लेकिन 4 ये रहेंगे आपके इसमें। दूसरा है प्रारूप लेखन, इसमें आपकी अधिसूचना आती है, विज्ञप्ति आती है, निविदा, परिपत्र, ये 4 टॉपिक होते हैं। सेम इसमें भी 2 पूछे गए थे, उसमें से 1 आपको करना था। जबकि आरएएस में इन दोनों में से, इस सेक्शन में से 1 आता है, इन चारों में से कोई भी 1 आ जाएगा और रोटेट होता रहता है, कभी किसी साल ये आ गया, कभी किसी साल ये आ गया, कभी ये आ गया। इसलिए आपको 8 ही तैयार करने हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ना मैं इसमें से ये 2 तैयार कर लूं या 3 कर लूं, 1 छोड़ दूं कि मतलब 1 तो आपका आराम से इसमें से आ जाएगा, नहीं। अगर वहां पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि आपने देखा कि 13 से 18 में थोड़ा सा चेंज हुआ, 18 से 24 में हुआ, और आरएस में भी इसी साल जैसे संधि के पार्ट पे क्वेश्चन का मार्क कम किया गया और उधर लोकोक्ति मुहावरे में बढ़ा दिया गया है। इसलिए संशोधन और जो ये बदलने की जो संभावना है वो रहती है, तो इसे आप इनकार नहीं कर सकते। अगला है आपका अवतरण अनुवाद वाला, ये यथावत है, पहले भी था अभी भी है, आरएस में भी सेम ही है ये। और तीसरा है निबंध वाला। इस निबंध में मैं बात करूंगा, इस निबंध में एक बार जब 13 में हुआ तो आपको शायद 6 ऑप्शन थे, उसमें से 1 करना था 500 शब्द में, लेकिन जब 18 में आया सेम आपको 2 ही ऑप्शन दिए, 2 में से 1 करना था, और उसका जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ा सा कम किया, 500 वर्ड्स के स्थान पर 400 वर्ड्स किया। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक करंट का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है और दूसरा अथवा में सामान्य विषय पर। तो अपन जो चर्चा करेंगे निबंध के 50 हमने निबंध आपको कंटेंट के रूप में दिए जाएंगे, उसमें से आपको तैयार करना है। उसमें समसामयिक पैटर्न पे भी हैं और बाकी जो डेड टॉपिक है उन पे भी आपको निबंध देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले मैं आता हूं व्याकरण भाग पे। देखो इसमें कहां कहां बदलाव हुआ है उसको अपन चर्चा करेंगे। ये जो समास वाला टॉपिक है आपका, ये डिलीट हुआ है। अब ये डिलीट हुआ है तो संभावना है कि ये डिलीट हुआ तो इसके मार्क्स कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, और एडजस्ट होंगे उसके लिए 3 या 4 टॉपिक हो सकते हैं जहां होंगे। पहला लोकोक्ति, दूसरा मुहावरे, और तीसरा पर्यायवाची, और चौथा विलोम। इन 4 टॉपिक्स में इसके मार्क्स जो अंक हैं ये डिवाइड हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है आरएएस में लोकोक्ति मुहावरे का वेटेज बढ़ा है, हो सकता है यहाँ बढ़ा दे। दूसरा पर्यायवाची विलोम ही सबसे कम मार्क्स के आते हैं, क्योंकि इन दोनों को सिलेबस में एक साथ लिखा हुआ है। पर्यायवाची विलोम इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें वेटेज बढ़ सकता है क्योंकि इनका वेटेज कम है, बाकी का वेटेज ज्यादा है। तो अपनी संभावना है कि समास के जो मार्क्स आपके हटे हैं वो मार्क्स आपके पर्यायवाची विलोम लोकोक्ति मुहावरे में एडजस्ट हो सकते हैं। अब ये संधि वाला है, 4 प्रश्न आपके आते हैं 2 अंक के, आधा अंक का 1 प्रश्न आपका रहता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। उपसर्ग वाले में आपको 1 शब्द बनाने को कहा, यहाँ 2 शब्द बनाने को कहा। ये थोड़ा सा बदलाव हमें 13 से और 18 में, जब हम 13 और 18 की कंपेयर स्टडी करते हैं तो ये देखने को मिला है। दूसरा उपसर्ग अलग करना और उपसर्ग अलग करना, तो यहाँ कोई बदलाव नहीं है। अब आपसे उपसर्ग से शब्द बनाने को 1 भी बनवा सकता है, 2 भी, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और हर बार जब पेपर देखने को मिलते हैं कुछ ना कुछ बदलाव इसमें होने को मिलता है। तो आप जब कभी भी आपको उपसर्ग से शब्द बनाने याद करने होते हैं तो आप ध्यान रखें 1 शब्द नहीं, आप 2 शब्द याद रखो किसी भी शब्द से कि आपको ना उपसर्ग से शब्द बनाना है। अगला मैं बात करूं प्रत्यय का। प्रत्यय का यहाँ 1 शब्द बनाने को कहा था और यहाँ भी 1 शब्द, इसमें कोई बदलाव नहीं है। प्रत्यय अलग करना है, इसमें अलग करना यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ये जो 2 टॉपिक हैं पर्यायवाची और विलोम। इन टॉपिक में क्या है, जो पर्यायवाची में आपका जो 1 अंक का है ये भी 1 अंक का है, क्योंकि सिलेबस में एक साथ रखे गए हैं एक ही लाइन में, और वहां प्रश्न भी जब इनसे पूछे गए हैं तो जो 1-1 अंक के पूछे गए हैं। तो इन दोनों टॉपिक का जो वेटेज है, जो पर्यायवाची विलोम, इन दोनों का वेटेज कम है कंपेयर टू अदर टॉपिक। ठीक है, लेकिन पर्यायवाची में जब यहाँ 1 शब्द पूछा गया था तो यहाँ आपसे 2 शब्द लिखवाए थे। तो ये भी याद रखें, पर्यायवाची जब भी आप याद रखें तो 2-2 शब्द याद करने हैं। ऐसा ना हो आप सोचो कि 1 ही शब्द याद करना, अपन कर लेते हैं, पर चला कि 2 शब्द पूछ लिए, 2 से ज्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2 शब्द अपन को मिनिमम रूप से पर्यायवाची में याद करने हैं। युग्म शब्द 2 अंक का था, यथावत इसके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 4 प्रश्न 2 अंक के, इसमें कोई बदलाव देखने को अपन को नहीं मिला। अब आते हैं शब्द शुद्धि में, 4 प्रश्न आते हैं 2 अंक के, सेम 4 2 अंक के 18 में पूछे गए हैं। वाक्य शुद्धि में 4 प्रश्न 2 अंक के, और वाक्य शुद्धि में 4 प्रश्न 2 अंक के पूछे गए हैं।
अब मैंने बात करता हूं मुहावरे लोकोक्ति। ये टॉपिक आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें अभी आरएस वाले जो पेपर हुए हैं अभी 2024 वाले, उन पेपर्स में पहले जो इनका मार्क्स 8 अंक के आते थे वहां 10 अंक संधि से कम किया, इधर बढ़ा दिया। आपका भी वहां चेंजेस हुआ है समास में, तो संभावना है कि लोकोक्ति मुहावरे का वेटेज बढ़ जाए। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपिक है आपके मुहावरे हैं 4 अंक के, लोकोक्ति हैं 4 अंक के, यानी कि ये 2 ही टॉपिक आपके 8 अंक के इसमें हो रहे हैं। ठीक है, अब पहले क्या था, 8 आते थे आपके लोकोक्ति, ठीक है, मुहावरे आते थे 8, इनमें से अपन को 4 करने होते थे। लेकिन जो ये वाला पैटर्न हुआ 18, इसमें आपको 6 ही पूछे गए थे और उसमें से कोई 4 आपको करने थे। तो यहां आपके पास ऑप्शन था, लेकिन ध्यान रहे इस साल जब पेपर होगा हो सकता है यहां ऑप्शन खत्म हो जाए, क्योंकि हर साल पेपर में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। इसलिए आप स्किप वाले ऑप्शन पे नहीं जा सकते कि मैं ना ये तैयार कर लूं तो यहां से फंस जाएगा। नहीं, आपको जो भी चीज तैयार करनी है अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचें कि 8 आएगा 6 तो कर ही लेंगे कोई ना कोई, आप सारे याद करो। जो ऑप्शन अथवा वाले हैं वो हट सकते हैं। अगला शब्दावली, शब्दावली 8 प्रश्न आते हैं 4 अंक के, सेम यहां। अब मैं बात करूं कि पूरे ग्रामर जो 30 मार्क्स का है आपका, इसमें 3 टॉपिक है, उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। जिससे पहला है लोकोक्ति, दूसरा है मुहावरे, तीसरा शब्दावली। 4 दूनी 8 या 12, मतलब 12 अंक में आपके ये 3 टॉपिक लाई कर रहे हैं। जहां आपके हिंदी में 100 में से 35 नंबर लाना कंपलसरी है, वहां 30 में से 12 मार्क्स के ओनली 3 टॉपिक हैं। लेकिन ये टॉपिकों का एरिया बहुत बड़ा है, लोकोक्ति बहुत है, मुहावरे बहुत हैं। आपको यहाँ अर्थ नहीं लिखना है, वाक्य प्रयोग के द्वारा अर्थ आपको स्पष्ट करना है। अब शब्दावली की बात करूं, शब्दावली बहुत बड़ा है, इसलिए इसका वेटेज ठीक ठाक रखा गया है। अब इनको तैयार कैसे करना है, सामग्री क्या रहेगी, वो हम जो दूसरा सेशन लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाए, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है कि आप सिलेबस को समझें, पहले ट्रेंड क्या रहा है, क्या गलती नहीं करें। आप पढ़ना कैसे है वो बाद की बात है, पहले ये कि पहले पेपर्स कैसे रहे हैं, अब क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उसके अनुसार अपन को चीजें तैयार करनी है। ठीक है, यानी कि 13 से 18 में कुल व्याकरण का टॉपिक 13 रहे थे, और 2024 में एक टॉपिक हटा दिया समास वाला, और अब रह गए हैं आपके 12 टॉपिक। समास, अगर जो समास का जो मार्क्स हटा है वो ऐड होगा तो इसके लिए 3 टॉपिक अपन ने डिसाइड की, यहाँ बढ़ सकता है मार्क्स, पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे। तो ये टॉपिक अपन को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करने हैं। देखो पूरा आपका ये जो 100 मार्क्स का है, इसमें से ग्रामर पार्ट का कभी कोई भरोसा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, कभी भी इतनी टफ आ जाए कि आपको 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स लाना भी बहुत टफ पड़ जाए, डिफिकल्ट पड़ जाए। तो हमें ग्रामर पे फोकस करना है, अच्छे से करना है, लेकिन जो भरोसा करना है वो कंपोजिशन पार्ट पे करना है। कंपोजिशन पार्ट एक ऐसी चीज है वो अभ्यास के द्वारा अर्जित होती है। आप संक्षेपण बहुत सारे लिखोगे, आपको अगर उसमें कुशल हो गए, अच्छे से लिखना सीख गए, तो अब तो वहां तो कंटेंट कुछ है ही नहीं, जो भी आएगा अपन को लिखना ही है। ये नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये तो पर्यायवाची मैंने पढ़ाई नहीं, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसको संक्षेपण आपको करना है, टाइटल, मतलब सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ आपको अपना स्किल का उपयोग करते हुए उसको लिखना है। इसलिए मैं ये कहूँगा जो कंपोजिशन पार्ट है, ये कंपोजिशन पार्ट ही आपको सफलता दिला सकता है। आपके जो भी मिनिमम मार्क्स हैं, जो अभ्यर्थी चाहता है ठीक है मुझे ज़्यादा नहीं 40-50 मार्क्स चाहिए, तो संक्षेपण ये जो पार्ट है कंपोजिशन मार्क, ये अच्छे नंबर दिला सकता है। कैसे, अपन चर्चा करेंगे। देखो इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे अच्छी बात यह है 10 मार्क्स का है, कोई सिलेबस नहीं है, सिर्फ हम आपको एक क्लासेज के माध्यम से, जो हमारे लाइव क्लासेज होंगे, रिकॉर्ड सेशन होंगे, उसमें ढंग से समझाएंगे। 3-4 क्लास लेंगे, फिर आपसे लिखवाएंगे, 2-3 आप लिखोगे, फिर जब हम वीकली टेस्ट लिखेंगे आपका उसमें चेक करेंगे, सुझाव देंगे। और हमारे ऐसे 12 टेस्ट आपके यहाँ होंगे, साप्ताहिक टेस्ट, और वो अगले जो 5 महीने आपका जो भी समय है उसमें कंडक्ट कराएंगे। जब आप बार बार चीज़ों को लिखोगे, खुद से लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे, यहाँ पे हमारे टेस्ट में आके, उसके बाद जो हमारी टीम है आपको फीडबैक देगी, तो मैं कहता हूँ इतना आप अभ्यास कर लोगे तो इस जो टॉपिक है इसे कम से कम समय में आप ढंग से लिख पाओगे। अच्छी बात इसकी ये है, टाइटल चुन लिया, आपको 1 नंबर मिल गया। आपने 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल कर दिए, आपको 4 नंबर में से 3-2 जो भी मिल जाएंगे। आपने अगर संक्षेपण ढंग से कर दिया तो इस वाले पार्ट में 10 में से आराम से टाइटल का 1 नंबर, 4 क्वेश्चन में मान लो भाई 3 नंबर,
और उसमें से 5 में से आपको 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर हो गए अगर आप ढंग से इसको कर लेते हो तो। क्योंकि इसमें यह है कि अभ्यर्थी कितना भी कमजोर हो 2 से 3 नंबर लेके ही जाएगा, जबकि ग्रामर में ऐसा नहीं है, अगर आप गलत लिखोगे तो 0 ही मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ भी एफर्ट लगाते हो, कुछ भी लिखते हो, तो यहाँ जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पूरा प्रैक्टिस का खेल है इस वाले पार्ट पे। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन होते हैं उनमें शब्द सीमा 25 दी हुई है, यानी कि आपको 2 से 2.5 लाइन में उन शब्दों के जवाब देने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का। 1/3 में आपको लिखना है अवतरण का संक्षेपण, ठीक है। शीर्षक का आपका 1 अंक फिक्स कर दिया आरपीएससी ने। इस तरह से आपके इसमें मार्क्स फिक्स हैं, क्वेश्चन फिक्स हैं, आप ढंग से अभ्यास करते हो। और मुझे लगता है अगर 15 से 20 आप संक्षेपण लिख लेते हो खुद से, उसके बाद इसे लिखना बहुत सरल है। एक तो आप कम समय में लिख पाओगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपका अगर अभ्यास अच्छा है तो कम समय में लिख पाओगे, सटीक रूप से लिख पाओगे, और कम और सटीक रूप से लिख दिया तो बाकी अभ्यर्थियों से बहुत बेहतर एक टॉपिक पे आप कर पाओगे। अगली बात करता हूं मैं पल्लवन की। देखो पल्लवन टॉपिक क्या है, पल्लवन टॉपिक इसका जो वेटेज है वो 10 अंक का है। 2013 में जब आया था शब्द सीमा 150 शब्द थी, जैसे मैंने बताया था, लेकिन जब 18 में ये आया है तो यहाँ शब्द सीमा का कोई उल्लेख नहीं था, सिर्फ आपके स्पेस के रूप में 7 पंक्तियां थी, उन 7 पंक्तियों को आपको लिखना था। और हमेशा इसमें अब तक ऑप्शन रहा है, जैसे 2 में से 1 का भाव विस्तार करना है, यहाँ भी 2 में से 1 का 2 प्रश्न उपलब्ध थे, 1 का भाव विस्तार करना है। लेकिन ध्यान रहे, इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, पल्लवन में जरूरी नहीं है कि इस साल भी आपको ऑप्शन मिले, क्योंकि आरएस में ऑप्शन नहीं मिलता, एक क्वेश्चन आता है वही लिखना होता है। इसलिए ये नहीं करें कि मुझे तो सिर्फ सेलेक्टेड 2, 4, 5, 10 देखने, 2 में से 1 कहीं ना कहीं फंस जाएगा। और हाँ, दूसरी चीज मैं शब्द सीमा में बात करूंगा, शब्द सीमा में भी ये नहीं सोचे कि 7 लाइन आएंगे, कुछ तो अपन तो 2 लाइन याद कर लेते हैं, 2 लाइन को बढ़ा के अपन 7 लाइन लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। जब तक आप इसका भावार्थ नहीं लिखोगे, इस पे आधारित एग्जाम्पल के माध्यम से इसका एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप इसका कंक्लूजन निष्कर्ष नहीं लिखोगे, तब तक आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए ट्रेंड कभी भी चेंज हो जाए, वहां आपने जितना यहाँ संघर्ष किया है, अच्छे से पढ़ा है, वहां आपको ये मार्क्स दिलाएगा, सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि वहां नहीं पछताना पड़े। इसलिए पहले अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। हमने जो पल्लवन तैयार किए हैं आपके लिए, एक पल्लवन 1 पेज, उसमें आपका भावार्थ भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया हुआ है और निष्कर्ष भी है। अगर आप अपनी रीडिंग कर लेते हो, और उसमें शायद 50 पल्लवन नहीं 70 पल्लवन है उसमें, उन पल्लवन को एक रीडिंग आप करते हो, ऐसे कर लेते हो ना, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में, आपके थॉट में हो जाएंगे कि कोई भी पल्लवन आएगा दुनिया का, आप आराम से उसे लिख पाओगे, क्योंकि आपका जो सोचने का नजरिया है, आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, उसमें हमने शुरू में जो अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, हमने उसमें भावार्थ लिखा है, अच्छे से भावार्थ पढ़ लो और एक पेज लो, वाइट पेज लो, और जितने पल्लवन हमने आपको टारगेट के रूप में देंगे एक वीक में, जैसे हमने इस वीक आपको 5 पल्लवन दिए, 7 पल्लवन दिए, आपको पढ़ना है और एक पेज में फ्लो चार्ट में उसको लिख लेना है। और ऐसे आप साथ साथ चलते रहोगे तो 5 से 6 वीक में हम सारे पल्लवन को देख लेंगे, आप शॉर्ट उसका समराइज लिख लोगे, फिर आपको एग्जाम हॉल के टाइम पे सिर्फ जो एग्जाम होगा तब एक बार देख के जाना है। हमारे टेस्ट में आप टेस्ट देने आओगे, उस टाइम से आपको हल्का सा फ्लो चार्ट देख के आना है और आराम से आप लिख पाओगे, उनसे बाहर चीजें नहीं जाती। आरएएस में भी जो पिछले साल के 2 आरएएस हुए हैं, तो उनके आसपास ही इस बार जैसे समय की इंपॉर्टेंस के बारे में पल्लवन आया था, पिछले साल मित्रता के बारे में आया था, तो टॉपिक बहुत आधारभूत होते हैं। आपके तो 2013 और 18 में जो पल्लवन के टॉपिक आए वो भी बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, लेकिन आप अगर कंटेंट पढ़ोगे तब आपके लिए सरल है, अदरवाइज आपके लिए वो भी टफ रहेगा। इसमें अगर आपने भावार्थ सही नहीं लिखा स्टार्टिंग के 2 से 3 लाइन में, और भावार्थ आपका गलत डायरेक्शन चला गया, तो आपको इस टॉपिक में 10 का हो चाहे, लेकिन 1 से 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं। और अगर 1 से 2 मार्क्स ऐसे मिलना चालू हो गए, संक्षेपण मिल गए, इसमें मिल गए, तो फिर आगे भी एग्जामिनर फिर पल्लवन में, उसमें पत्र लेखन में नहीं देगा, निबंध नहीं देगा, और अल्टीमेटली वहां आपके अगर इसमें 20 से 25 मार्क्स आए, उधर ग्रामर में नंबर नहीं आए, तो पूरा आपका 35 मार्क्स लाना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे सरल टॉपिक, अगर अभ्यर्थी इस पे अभ्यास कर ले तो। पत्र और प्रारूप लेखन का हमने बुकलेट दिया हुआ है, 8 ये फॉर्मेट हैं। पहले तो बहुत टफ था जो 2013-18 में इसमें बहुत टफ था, अब इसे बहुत सिंपल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? पहले इसमें ना
जो डिवाइडेशन था ना वो बहुत सही नहीं था। इसमें आपके 2 चीज पूछ रहे हैं, इधर आपकी 4-5 चीजें पूछ रहे हैं। जैसे इसमें निविदा पूछ ली, अधिसूचना पूछ ली, परिपत्र, विज्ञापन, विज्ञप्ति, ठीक है। यहाँ आपका व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, तो यहाँ डिवाइडेशन ठीक नहीं था, ठीक है। अब बहुत अच्छे से कर दिया है, कार्यालय आदेश, कार्यालय पत्र, अनुस्मारक, अशासकीय पत्र, 4 ये हैं। इसमें से आपको एक करना है और वो 10 नंबर का है। इन 4 में से आपको एक करना है। इन 8 की फॉर्मेट जैसे अपन चालू करेंगे उस टाइम फॉर्मेट दे देंगे, दीवार पे चिपका लो, अपने टेबल पे रख लो, सुबह शाम देखते रहो। आप 10 से 15 दिन में अगर आपने फॉर्मेट ढंग से समझ लिए, और हमने एक पुस्तिका भी अलग से देंगे अभ्यास के लिए, आपको पहले सबको समझाएंगे कि इसमें आपको ना विषय कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, महोदय कहाँ प्रयोग करना है, भवदीय कहाँ करना है, रक्षक पत्रावली काउंट करेंगे नहीं करेंगे, सीनियर्स को पत्र लिखते हैं तो उसमें पदनाम कैसे लिखते हैं, हस्ताक्षर का कोड क्या रहे, कैसे हस्ताक्षर उसमें लिखेंगे अपन, ठीक है। वो सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन करेंगे ढंग से। वो जो आपके सेशंस रहेंगे, चाहे क्लासरूम के हों, चाहे टेस्ट सीरीज के साथ हों, टेस्ट सीरीज भी हम जब कराएंगे तो टेस्ट सीरीज में आपका आएगा, उसके बाद उसको भी डिस्कस ढंग से करेंगे। और इसमें आपको एक बार आप हमारे नोट्स पढ़ लेंगे, एक बार टेस्ट दे लेंगे, उसके बाद ये सबसे सिंपल लगेगा, क्योंकि अमूमन ये रहेगा इसमें सब लिख के आएंगे, कोई अभ्यर्थी छोड़ के नहीं आएगा। अंदर क्या रहेगा बताता हूं मैं आपको। जो अभ्यर्थी एकदम देख के बिना प्रैक्टिस के वहां लिख के आएगा तो उसको लिखने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, और मार्क्स मिलेंगे कितने उसे, 2 से 3। क्यों? उसने टूटी फूटी चीजें लिखी हैं, उसने संदर्भ सही से नहीं लिखा, उसने हस्ताक्षर सही नहीं लिखे, उसने जो प्रतिलिपि भेजनी थी वो सही जगह नहीं भेजी, उसकी भाषा औपचारिक नहीं है, अशुद्धियां हैं भाषा में, महोदय कहाँ प्रयोग करना है, भवदय उसने अनावश्यक रूप से कहीं भी प्रयोग कर दिया गया है। जब उसके लिखने का पैटर्न ठीक नहीं है, उचित जो मानक जो प्रारूप है उसको उसने फॉलो नहीं किया है, भाषा शैली ठीक नहीं है, और सेंट्रल जो आइडिया डिलीवर नहीं कर रहा है, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उसने मेरिट भी कितनी 10-12 दिए। लेकिन जो अभ्यर्थी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट दिखेगा, टेस्ट देगा और अपनी कॉपी वैल्यूट यहाँ पे कराएगा फैकल्टी से, उसके बाद वो लिखेगा, तो उस अभ्यर्थी को इसमें 10 से 12 की जगह 7 से 8 मिनट में वो लिख लेगा। और जहां उसको 2 से 3 नंबर मिलने वाले थे, मैं ये कह रहा हूँ ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ 8 मार्क्स तक मिल जाते हैं आराम से, 6 तो आराम से है। तो ये देखो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, यानी कि 12 से 16 मार्क्स ला सकते हो। यहाँ आप कितने ला रहे हो, 4 से 6, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है ये। और बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, इन सब का पैटर्न फिक्स है, सब में विषय। लेकिन बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे विषय कहाँ प्रयोग करना है, संदर्भ कहाँ करना है, प्रतिलिपि कहाँ मुझे देनी है, पदनाम कौन कौन से हैं। और हमने बहुत बखूबी से हमारी जो बुकलेट है उसको जो तैयार किया है, उसमें आपके फॉर्मेट है, दूसरी बुकलेट है, उसमें अभ्यास के लिए हमने करीबन 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप एक बार वो देख लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेली का हम 2 से ढाई घंटे मांग रहे हैं, 2 से ढाई घंटे आप ढंग से पढ़ लेते हो डेली, तो समय बहुत है। अभी हमारा पैटर्न भी इस तरह से रहेगा, आपको क्लासेज भी कराएंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज भी देंगे, और टेस्ट भी कराएंगे। और टेस्ट हम कराएंगे 15 दिवस के अंतराल पे, ताकि आप आराम से पढ़ सको। हमें कोई जल्दी नहीं है कि 7-7 दिन में टेस्ट लें। क्यों? क्योंकि आपको साथ में पढ़ना है, आप एकदम नए हो। लेकिन आप ये सोचो ना, पहले मैं क्लास लूंगा 2-3 महीने, फिर दिसंबर बाद टेस्ट ही सोचूंगा। आप अगर दिसंबर तक अभ्यास नहीं करोगे ना, जनवरी से चालू करोगे, तो अब मार्च आ जाएगा, आपका पेन उठेगा ही नहीं। लेकिन आप सोचते हो, क्योंकि आपको 5 ही टॉपिक तो पढ़ने हैं, संक्षेपण, पल्लवन, पत्र, प्रारूप लेखन। हमारा जो टेस्ट का पैटर्न है, उस हर एक पैटर्न में हम पल्लवन देते हैं, हर एक पैटर्न में हम देते हैं निबंध। तो निबंध पल्लवन आप हर चीज में लिखोगे, रहेगा। संक्षेपण आएगा एक बार पत्र लेखन आएगा, एक बार प्रारूप लेखन आएगा, एक बार अनुवाद आएगा। ये पैटर्न चेंज होता रहेगा, वो सेम रहेगा। जब आप इतना सारा लिख लोगे ना, तो सब पूरा खेल यहाँ प्रैक्टिस का है, पूरा प्रैक्टिस का। ठीक है, देखो अभी तक जो 2013-18 में हुआ है, यहाँ ऑप्शन मिला है, बिल्कुल मिला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ऑप्शन के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि वहां फिर आपको पछताने को कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इन चारों में से एक आएगा 10 नंबर का, इन चारों में से एक आएगा। आरपीएससी का आरएस का पैटर्न यही है, इन चारों में से एक पूछता है, इन चारों में से एक। और आपका सिलेबस कहीं ना कहीं इधर ही टिल्ट हुआ, तो इन चारों में से आपने सोचा कि नहीं, मुझे तो 3 याद कर लेता हूँ, एक छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा। और ऑप्शन अगर नहीं मिला और वही पूछ लिया, तो आप तो मारे गए ना। इसलिए आपने जो तैयारी की है, पिछले 1-2 साल से आप लगे हुए हैं, इतनी सारी फीस दी है, प्रीलिम्स पास किया है, ऐसा ना हो कि थोड़े से उसके चक्कर में आप ना इस चीज को छोड़ दो और वही पेपर में आ जाए। यहाँ 10 नंबर में से 8 नंबर मिल रहे हैं, तो 8 में तो आपका सिलेक्शन
आपकी पोस्ट, आपका डिपार्टमेंट, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है पर्टिकुलर कि यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे मैंने वहाँ भी बताया था आपको, लोकोक्ति मुहावरे में ऑप्शन कट सकता है, तो वहाँ आपको अवेयर रहना है। अगर अवेयर रहोगे तो चीज़ें सही कर पाओगे, और पहले पैटर्न पे रहोगे। पैटर्न कभी भी स्थिर नहीं होता, और जब चेंजेस होते हैं ना एग्जाम हॉल में डायरेक्ट होते हैं, कभी भी पता नहीं चलता। इस बार लोकोक्ति का वेटेज RS में बढ़ा था, किसी को नहीं पता, एकदम एग्जाम हॉल में आया, संधि कम हो गया, वो बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको अपनी तैयारी एकदम पूरी रखनी पड़ेगी। अब आता है अनुवाद। अनुवाद वाला पार्ट एक ठीक पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं, कुछ नहीं। इसमें आपको हम 30 से 40 अनुवाद इंग्लिश के दे देंगे। इसमें जो आपको याद रखना है, दो चीज़ों का रखना है। आपको शब्द शुद्धि का ध्यान रखना है। इसमें आपको इसमें गलतियां नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? गलतियां नहीं करनी है। शाब्दिक त्रुटियां इसमें बिल्कुल नहीं करनी है, पहली चीज। और जितना भी आपको समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आपको आ रहा है उतना आप कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये होगा कि किसी लाइन का अर्थ नहीं हो रहा, अपन खाली छोड़ देते हैं। खाली नहीं छोड़ना है, एक एक लाइन पढ़िए, जितना आप समझ पा रहे हैं उस अवतरण को, उस गद्यांश को, उस अनुवाद को, उतना ही आप लिखते जाएं। एक लाइन पढ़ें, एक लिखते जाएं, उस तरह से करो। कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो लाइन को समझ के क्या भावार्थ निकल रहा है उस हिसाब से लिख दो। और ये इसमें ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मिलते, 4-5 मार्क्स आप आराम से इसमें ले सकते हो। इतने मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें पूरा प्रैक्टिस का है, कोई कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं है इसका। अब आते हैं निबंध, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सब में और सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला। अगर इसमें आप ढंग से 4 पेज का आता है, शायद 4 ही रहेगा इसमें, आज इसमें 4 पेज का आता है, और आपको अगर सारे डायमेंशन आपने लिख दिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, ठीक है, वो सारे आपने लिख दिए। सरकार के प्रयास क्या हैं, प्रयास में राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, भारत के स्तर पर, इंटरनेशनल, और निष्कर्ष। अगर आपने सारे डायमेंशन को टच कर लिया, अच्छे से निबंध लिख दिया, अपने सर्वे से, योजनाओं से डेटा लिख दिए, तो मैं कहता हूं इस वाले पार्ट में जो स्कोरिंग है आपका 12 मार्क्स से 13 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इस वाले पार्ट में ये हाईएस्ट मार्क्स है जो आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब है क्या पैटर्न, 13 में क्या रहा था, 18 में क्या रहा था, और अब क्या रहने वाला है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, जब 13 में ये हुआ था तो वर्ड सीमा 500 थी, और लेकिन जब 18 में हुआ है, और 18 में हुआ है जब भी 500 है, लेकिन यहाँ इसकी शब्द सीमा को बदल दिया गया है, अब इसकी शब्द सीमा 400 कर दी गई है। पहली चीज तो ये। दूसरा, यहाँ आपको जो टॉपिक मिले थे 1 2 3 4, शायद 5-6 टॉपिक मिले हैं, शायद 4 मिले, देख लेना एक बार, 4 है ना। और यहाँ जब आया तो टॉपिक आपको 2 ही मिले हैं। अब समस्या ये है कि वहाँ 4 थे या 2 थे, या 1 तो नहीं हो जाएगा, नहीं 1 नहीं होगा, लेकिन आपको 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ 3 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। 3 टॉपिक, इन 3 टॉपिक में एक टॉपिक करंट अफेयर का हो सकता है, एक टॉपिक राजस्थान का हो सकता है, और एक अन्य विषय का, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो। इसलिए यहाँ जो संभावना है 3 टॉपिक निबंध के आ सकते हैं, उसमें से आपको एक करना है 400 वर्ड में, यानी कि 400 वर्ड्स का मतलब धीरे धीरे हो गया 40 लाइन आपको लिखनी है, और एक पेज में शायद 18-19-20 लाइन आती है। लेकिन आपके जो पेज आएंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, यानी कि आप सोच रहे हो ना 20 लाइन 2 पेज में कंप्लीट हो गई, ठीक है, लेकिन वहाँ पेज आपको मिलेंगे 3 से 4 पेज मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी। लेकिन ये ध्यान रखना, जितने भी पेज मिले, ये नहीं सोचना है अपन को अपने 400 वर्ड है, ठीक है, एक लाइन में हो गए आपके 10 वर्ड, 40, यानी कि 2 पेज में ख़त्म करो। और पेज आ रहे हैं लिखने को आपको 4, अगर 4 पेज लिखने को आ रहे हैं ना, चाहे 2 में ख़त्म हो रहा है, लेकिन कम से कम आप 3 पेज और 3.5 पेज लिखो। 3 पेज तो एटलीस्ट लिखने ही, लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति अच्छी है, जिसे कंटेंट पता है, 3.5 पेज तक लिखे, क्योंकि वहाँ स्कोप दिया गया है तो आप छोड़ सकते हो खाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना जितना वर्ड लिमिट दिया गया है उसमें ही आप उसे पूर्ति करो, आप सारी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। निबंध जो विधा होती है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, सारे पार्ट लिखने होते हैं, इसके सारी डायमेंशन खोलनी पड़ती हैं, करंट का वही आप इसमें लेते हो, निष्कर्ष भी अपना लिखते हो, प्रस्तावना जब भूमिका बनाते हो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आप लिखते हो। तो इन सब चीज़ों में आपको लिखोगे तो ये मान लो आपको जो हम निबंध देंगे, हमने 50 निबंध का एक सेट बनाया है। 50 निबंध में हमने करंट वाले भी लिए हैं, राजस्थान वाले भी लिए हैं, और अन्य भी लिए हैं। RS 2023 वाला जब हुआ था तो हमारी बुकलेट से क्वेश्चन आ गए थे उसमें,
24 का जब हुआ है उसमें एआई आया था, सोशल मीडिया एआई आया था और नवीन शिक्षा नीति का था। इस साल जो आया है ठीक है, उसमें एक तो राइट टू प्राइवेसी है, वो उसमें से आया है, एक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो हम बुकलेट देंगे उस बुक में 50 निबंध हैं, आपको रीड आउट करने हैं बस 50 में से आपको निबंध मिल जाएगा। अब उसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम एग्जाम हॉल में जो हमारा पेपर आपका लेंगे उसमें आपको करा देंगे। इसके अलावा 4 से 5 निबंध लिखने कैसे हैं ये लाइव सेशन के माध्यम से और रिकॉर्ड करने सेशन के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। अब ये तो हो गया पूरा पेपर पैटर्न कि आपका जो आईएन वाले में 2013 और 18 में क्या पैटर्न रहा है, किस तरह की चीज रही है। अब संस्थान परक संस्थान किस तरह से अपनी रणनीति के माध्यम से आपको बेस्ट तरीके से इस सिलेबस को पूरा करा सकता है, इस पेपर में एक अच्छे अंक दिला सकता है। जो हमारी रणनीति है, जो हम सोचते हैं पर्टिकुलर और जो समय निर्धारित है आपके बेंच का, उस सबको ध्यान रखते हुए, क्योंकि टेक्निकल वाला पार्ट भी आपका 400 नंबर का, सोशल इंजीनियरिंग भी है आपका 500 का, तो उन सब चीज़ को हमने देखा और उसके बाद जो प्लान किया है उसको हम इसके जो सेकंड जो सेशन लेंगे उसमें यूट्यूब का एक सेशन लेंगे और उसमें डिस्क्राइब करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये जो बैच हम सामान्य हिंदी पेपर फर्स्ट अनिवार्य हिंदी के लिए लाने वाले हैं, उसमें जो आपको 2 तरह से कक्षाएं देंगे। कंपोजिशन भाग जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट 70 मार्क्स का है, उसकी लाइव क्लासेस हम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसमें आपके डाउट्स आएंगे, चीजें आपको समझ आएंगे ये। लेकिन जो व्याकरण पार्ट है आपका, जिसमें समझने वाली चीज है, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, उन सब टॉपिक्स के आपको रिकॉर्डेड देंगे और बाकी टॉपिक्स का भी। और वहां कोई आपका रहेगा तो हम यहाँ डाउट सेशन लेंगे, उसमें आपके डाउट पूरा कर लेंगे। क्योंकि इतना समय नहीं है कि आपको व्याकरण में लोकोक्ति सारी पूरी लिखवाएं, शब्दावली पूरी लिखवाएं, विलोम लिखवाएं। हमारा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहता है, मैक्सिमम आउटपुट आपका निकाल सकें। इसलिए जो ग्रामर वाला पार्ट 30 नंबर का है, उसका वेटेज को देखते हुए किस प्लान में बेस्ट हो सकता है, इसके लिए हम उसके लिए लाए हैं दैनिक परक प्रश्नोत्तरी। इसमें क्या रहता है, हमारे आपका जो टेस्ट होगा वो 15 दिवस के अंतराल पे होगा। ठीक है, 15। अब आपको हमको मिले 14 दिन। 14 दिन में हम क्या करेंगे, आपका एक दिन छोड़ के एक दिन आपको टारगेट दे दिया हमने कि भाई हर वीक आपको एक टॉपिक करना है। पहले वीक आपको संधि करना है, अगले वीक आपको प्रत्यय करना है, फिर उपसर्ग, फिर विलोम, पर्यायवाची। आपको 14 दिन मिले, आराम से आप एक एक वर्ड याद करो। किसके टेस्ट के लिए? आपके वीकली टेस्ट के लिए याद करो, जो आपका 14 दिन बाद होने वाला है। लेकिन 14 दिन बाद होगा ना, उससे पहले तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम आपका एक टारगेट देंगे आपको। ठीक है, उस टारगेट में क्या हमने पर्यायवाची दे दिया आपको, और पर्यायवाची ए से गज्ञानी तक जो पर्यायवाची सारे हैं उनको डिवाइडेशन कर दिया 6 पार्ट में। अब आपको डेली उसमें से 20 क्वेश्चन पर्यायवाची के मिल रहे हैं, और साथ में शब्दावली एक ऐसा टॉपिक है उसका वेटेज 4 मार्क्स का है, लेकिन वो याद नहीं होती, वो हमने साथ में उसमें अटैच किया है। तो शब्दावली साथ साथ चलेगी। लोकोक्ति मुहावरे का जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमारा पूरा फोकस लोकोक्ति मुहावरे शब्दावली पर रहेगा। इसलिए हमने हमारे टेस्ट शेड्यूल में और डेली शेड्यूल में लोकोक्ति मुहावरे शब्दावली को हर टेस्ट के साथ जोड़ा है, ताकि टुकड़ों में छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। इससे फायदा क्या होगा, हम एक साथ एक ही वीक में लोकोक्ति दें, आप नहीं पढ़ पाओगे, एक वीक में मुहावरे दें, नहीं पढ़ पाओगे, एक वीक में शब्दावली दें, नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए हर टेस्ट के साथ शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे चलेगा और छोटा छोटा सेगमेंट वो होगा। इससे आप बहुत सारे शब्द, और आपने वो 3 टॉपिक अच्छे से कर लिए तो 12 नंबर आपके वो हो रहे हैं। जब हम आपका टेस्ट लेंगे तो डेली आपकी जो क्वेश्चन शीट है वो ग्रुप में डालेंगे, जो हमारा पेड ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी और आपके ऐप पर भी डाल देंगे। आप डेली पढ़ रहे हो, वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, जो 2 वीक वाला आपका होने वाला है, तो आप डेली आपको अगर 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं और 6 दिन में आपको 120 क्वेश्चन अगर संधि में मिल रहे हैं, 120 क्वेश्चन, 120 पर्यायवाची मिल रहे हैं, टोटल 400-500 वर्ड हैं, तो 120 यहाँ हो गए। फिर आपका जो टेस्ट लेंगे हम, उसमें आपसे 30-40 क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कितने हो गए, 170-180। यानी कि 400-500 वर्ड्स में से हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके कवर कर रहे हैं उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमने ऐड किया है वो है आपका रविवार डायरी। इसमें अपन क्या करेंगे, रविवार डायरी में हमने लगा कि हमने आपको डेली टेस्ट के माध्यम से बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी, अब आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, तो हम रविवार डायरी के माध्यम से हर एक टॉपिक का रविवार को, जैसे इस शनिवार हो गया, आज कल आपका टेस्ट है, ठीक है, ये सोमवार को टेस्ट है आपका, आज शनिवार को आपका पूरा डीपीपी खत्म हो गया, तो रविवार को एक हम आपको कोई शीट देंगे, उस शीट में
उन क्वेश्चंस के अलावा जो डीपीपी में दिए उनके अलावा उस टॉपिक के पर्यायवाची के हमने दे दिए इसमें 100 क्वेश्चन और तो 180 और 100 कितने हुए 280 हो गए। यानी कि ये मान लो कि आप जो बुक पढ़ रहे हो, जो हम आपको रेफरेंस बुक बता रहे हैं, उसके कम से कम जो 400 में से 200 वर्ड्स हमने करा दिए। अब बचे ही वर्ड्स कितने से हमारा प्रयास रहेगा उसमें से वो सारे वर्ड्स को आपका अभ्यास कराएं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इस तरह से अपन करेंगे। हमारी 2 लेयर इसमें 2 लेयर प्रिपरेशन आपकी रहेगी इसमें। फर्स्ट लेयर डेली टेस्ट आपको लिखना है और आपके ऐप में अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसे चेक कर सकते हो। दूसरा, शनिवार को फिर आपको संक्षिप्त नोट इसके मिल जाएंगे। तो ग्रामर हमारा ऐसे होने वाला है। और जब आप डेली लिखोगे ना, बार बार लिखोगे, देखो यहाँ क्या है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। वो जैसे एसआई का पेपर होता है तो उसमें तो बहुत सारा कंटेंट है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा टफ नहीं आता। लेकिन चैलेंजिंग क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि आपसे डेली लिखवाएं। इसलिए हमारा जो डेली परख प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम है उसमें आपको डेली लिखवाएंगे। तो ग्रामर तो हम आपको डेली माध्यम से लिखवा के पूरा करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जो आपका वो है कंपोजिशन भाग है, कंपोजिशन भाग में हम आपको लाइव क्लासेस ले रहे हैं, उसमें समझाएंगे। रिकॉर्डेड आपको क्लासेस दे रहे हैं, उससे आप खुद पढ़ लो। डाउट हो रहे हैं, डाउट से पूछ लो। और फिर आपका वीकली टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट, ये आपका 14 दिन के बाद होगा। और ऐसे आपके 7 टेस्ट के माध्यम से पूरा सिलेबस हो जाएगा। और पूरा जब सिलेबस हो जाएगा तो जो पहले जो वीकली टेस्ट हैं 2 वीक वाले, उनका अंतराल तो 14 दिवस है, लेकिन लास्ट में जब फुल टेस्ट रहेंगे उनको हम 7 दिवस पे लेंगे और वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद जनवरी फरवरी में आपके ये टेस्ट रहेंगे फुल वाले और 7 दिवस के अंतराल पर रहेंगे। हम कह रहे हैं कि ये वाले जो टेस्ट रहेंगे आपके 5 फुल टेस्ट, ये आपको एक अच्छी फिनिशिंग दिखाएंगे, क्योंकि आपने डेली टेस्ट के माध्यम से सारा कर लिया, आपने रिकॉर्डेड क्लासेज हमारी ले ली, आपने हमारे कंपोजिशन की लाइव क्लासेज ले ली, आपने डेली टेस्ट के माध्यम से सारे निबंध पढ़ लिए, सारे पल्लवन पढ़ लिए, बहुत सारे लेटर आपने फैकल्टी से चेक करवा लिए। और चेक करवाने के बाद जब आप सेंटर पे आए ऑफलाइन, यहाँ फैकल्टी से डिस्कस भी किया कि सर इसमें हमें ये नंबर मिला है, ये काटा है, गलती कहाँ है। तो फैकल्टी आपको बताएगी, दिशा निर्देश करेगी कि आपको ये चीज़ लिखनी थी, आपने बहुती गलत लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है। जब आपका इंटरेक्शन होगा फैकल्टी के साथ तो आप चीज़ें ढंग से सीख पाओगे। जब ऐसा कर लेते हो आप पे, तो आपको जो फुल टेस्ट जब आपका होगा ना, तो आपको बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और एग्जाम हॉल में आप जाओगे कॉन्फिडेंट होके जाओगे। तो कॉन्फिडेंट इसलिए हो कि आपने सब चीज़ लिख ली है अपने हाथ से, लेकिन आपने पूरे अगर 4 महीने 5 महीने पढ़ते लिखा नहीं ना, तो वहाँ इतना डर रहेगा कि लिखूँ क्या, पेन चलना टफ हो जाएगा। लेकिन आपने अगर फर्स्ट 15 दिन बाद जो हमारा टेस्ट होगा, जो पहला टेस्ट हमने कंडक्ट करवाएंगे 26 तारीख को, और हमारा प्रोग्राम चालू हो रहा है 12 तारीख से। तो 26 तारीख को आप पहला टेस्ट लिखोगे और लास्ट टेस्ट जब टॉपिक वाइज आप लिखोगे, उस बिटवीन आपको फील हो जाएगा कि मैं बहुत सारा लिख चुका हूँ और उनमें से रिपीटेड क्वेश्चन भी वहाँ एग्जाम हॉल मिल सकते हो, नहीं भी मिलते हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि जो भी लेटर आएगा, जो भी निबंध आएगा, मैं आराम से कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका साप्ताहिक टेस्ट हो गया। इसके बाद डाउट सेशन मैंने बताया था अभी, जैसे कि डाउट सेशन में ऐसे रहेगा कि आपको एक टेस्ट होगा, टेस्ट हुआ, कॉपी आप सभी को मिल गई, आप अपनी लाइव सेशन रखेंगे अपन गूगल मीट के माध्यम से, जूम मीट के माध्यम से। आप अपने डाउट पूछ सकते हो कि सर इसमें ना बेहतर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, मेरे मार्क्स इतने मिले, मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। अगर आपने हर टेस्ट के साथ इंप्रूवमेंट का सोचा और इंप्रूवमेंट किया, तो वो दिन दूर नहीं जब आप एकदम परफेक्शन तरीके से लिखना सीख जाओगे। ये सारी हमारी बुकलेट हैं। ये तो है हमारा दैनिक परख, जो हमने बताया था अभी, ये डेली प्रोग्राम है, दैनिक परख प्रश्नोत्तरी। यही है जो आपके व्याकरण के 30 मार्क्स को अच्छे से ला सकता है। आपसे डेली लिखवाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप इसके हर टॉपिक पे कम से कम 150-200 वर्ड्स लिखोगे खुद से, ठीक है। और इसके अलावा रविवार डायरी में हम 100 वर्ड्स अलग देंगे, 250, 400-500 वर्ड हर टॉपिक पे है ही, तो सारे हम यहाँ से लिखवा लेंगे, पहला। दूसरा, ये आपकी बुकलेट्स हैं। बुकलेट्स का फायदा ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जितनी आपकी एनर्जी, आपका इंटेलेक्चुअल आपको लगाना है, वो लगाना है इनको पढ़ने में। ये हम बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। हम जब सेशन लेंगे, लाइव सेशन के माध्यम से आपको पूरा समझा देंगे। तो हमने अगर आपको जैसे इसमें ना संक्षेपण में समझा दिया, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनको खुद सॉल्व करो। हमने निबंध में बता दिया, 2-3 निबंध सॉल्व करके बता दिए, 3-4 निबंध लिखवा दिए, फिर आप सारे निबंध के शॉर्ट नोट्स बना लो, जो जो इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे वो भी, ठीक है। पल्लवन है, पल्लवन में आपको महाभारत कैसे लिखना है, जो उदाहरण प्रयोग कैसे करने हैं, निष्कर्ष कैसे लिखना है, वो सारा समझा देंगे। फिर आराम से आप इन निबंध, पल्लवन और निबंध को हर एक टेस्ट में लिखना। इस तरह से आप करते हो, हर एक टेस्ट में लिखते हो, तो ये सब हिंदी जो सब्जेक्ट्स है ये अभ्यास मांगते, अभ्यास के माध्यम से इसे कर पाओगे। नहीं तो जो आपका
35 नंबर जो लाने का सपना टफ हो जाता है, टफ क्यों होता है बताता हूँ मैं आपको। संक्षेपण अपना 10 नंबर का है, आपने सही से टाइटल नहीं लिखा, आपने अवतरण को सही नहीं लिखा, शुद्धियां बहुत ज्यादा कर दी, हो सकता है एग्जाम में आपको 2 नंबर दे दे। आपने पल्लवन की मैं बात करूं, पल्लवन को आपने 1 पेज आया, आपको अर्थ याद, आप उदाहरण भूल गए, निष्कर्ष आपने नहीं लिखा, आपको 2 नंबर टिका दिए। पत्र प्रारूप लेखन में आपको पता है कंटेंट आपने लिख दिया, लेकिन अपना पता चला अनुस्मारक की जगह शासकीय पत्र लिखे आए, आपने निविदा थी उसमें विज्ञप्ति, उसमें आपने प्रतिलिपि भेज दी, तो नंबर गए आपके, तो आपको 10 में से 3 नंबर मिल गए। प्रारूप लेखन में 3 मिल गए। निबंध में 8 से 12 नंबर 14 नंबर का स्कोप होता है। आपने निबंध लिखा, लेकिन आपको निबंध ज्यादा याद नहीं हुआ, आप 2 पेज में खत्म कर आए, टाइम नहीं बचा आपके पास, और आपको निबंध मिले 6 नंबर, तो 6 3 9 3 12 14 16 नंबर। ग्रामर कितनी भी हो, 30 में से 15 से ज्यादा कोई नहीं ला पाएगा, 20 ले आएगा, लेकिन 25 और 30 की उम्मीद कम रहती है, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरे नंबर कम मिलते हैं, पहली बात। दूसरा कि वहां आपको रिकॉल करना है, लिखनी है चीजें, तो वहां कितनी चीज याद आ पाए वो बड़ी बात होती है। सिंपल आ जाए, हो सकता है 20 से ऊपर चल जाए, लेकिन 20 तक आप ला सकते हो मार्क्स, और 20 में से अगर उसमें 15 नंबर आए तो 15 16 31 मार्क्स हुए। तो ये समस्या होती है जब स्कोर हमारा नहीं आता है इसमें, कि आपने ग्रामर पढ़ी नहीं, कंपोजिशन आपने अभ्यास नहीं किया, तो ग्रामर तो वैसे गई, टफ आ गई, और कंपोजिशन अभ्यास नहीं किया तो वहां वैसे नंबर नहीं मिले। इसीलिए टेस्ट के माध्यम से आप ये इंश्योर हो जाओगे कि टेस्ट में मुझे नंबर मिले, मैंने लिखा है, अगर गलतियां है तो हम एक टेस्ट में देख लेंगे, दूसरे में देख लेंगे, इतने सारे टेस्ट आप देने वाले हो, किसी में तो आपकी गलतियां दिखेगी, तो आप ये गलती आप पहले ही रिमूव कर लोगे, पहले ज़्यादा मेहनत कर लोगे। लेकिन आपको लगा कि 4 महीने आपने पढ़ने में निकाल दिए, दिसंबर आपका आ गया, फिर आपने सोचा कि मुझे तो समस्या आ रही है इसमें, लिखा ही नहीं जा रहा मुझसे, तो उसके बाद कुछ विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ लिखें। समय बहुत कम है, आपको टेक्निकल का भी है, ये भी करना है, लेकिन अच्छा स्कोरिंग है अगर ढंग से आपने किया तो, और नहीं तो वो पासिंग मार्क भी टफ की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अभी ये पूरा हमने 2013 से 18 में सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, परख संस्थान की पेपर हिंदी के संदर्भ में क्या रणनीति है, उस सबको विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब दूसरा सेशन हम लाएंगे, उस सेशन में डिटेल्ड रूप से हमारे जो प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम में क्या क्या रहने वाला है, कब टेस्ट होंगे, शेड्यूल क्या होगा, डेली टेस्ट क्या होगा, बुकलेट्स क्या देंगे, उसकी फीस क्या रहेगी, उन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और अभी 4 बजे ही वो दूसरा सेमिनार भी लाइव करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और YouTube के माध्यम से सेमिनार का ये वीडियो अवश्य देख लें, चाहे आप ज्वाइन करें नहीं करें, लेकिन इसके माध्यम से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें फोकस करना है मुझे, कौन पे नहीं करना है, सिलेबस में क्या बदलाव हो सकते हैं, उसके अनुसार अपन को आगे चलना है। क्योंकि हमने RS में पेपर 4 में हिंदी इंग्लिश में इतने सारे अभ्यर्थियों को अभी इस साल मार्गदर्शन किया है, जिसमें हमारे क्लासरूम में टेस्ट के माध्यम से काफ़ी अभ्यर्थी थे, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, 24 वाले में भी। तो हिंदी इंग्लिश हिंदी वाले पार्ट में आपको हमारे साथ जुड़कर कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है, ना कंटेंट के स्तर पे आएगी, ना आपको फैकल्टी के स्तर पे आएगी, ना फीडबैक के स्तर पर आएगी, आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप ये सेमिनार देख लें और अपन शीघ्र ही दूसरे सेमिनार के साथ जल्द जुड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।